हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लाए हैं यह है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से, और इस टॉपिक का नाम है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। इससे पहले हमने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें सहमति का टॉपिक किया था, ऑफ़र का किया था, कॉन्ट्रैक्ट का किया था। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता से आसे। मीनिंग ऑफ द टर्म्स कॉन्ट्रा कैपेसिटी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। अंडर सेक्शन 11 ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो कि राज नियम के अनुसार वयस्क हो या फिर वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और किसी राज नियम द्वारा अयोग्य घोषित ना किया हो। दैट्स मीन अनुबंध करने की क्षमता वो ही व्यक्ति रखता है जिनमें से जो इन तीनों बातों को पूरा करता हो, अर्थात वह व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और राज नियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न हो। एवरी पर्सन अब देखो यहाँ पर बात करते हैं अनुबंध। अब बात करते हैं अनुबंध करने के लिए अयोग्य व्यक्ति। यदि हम बात कहें अंडर सेक्शन 11, तो जो ऊपर बात कही है उसके विपरीत यदि बात करते हैं तो अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार कौन से होंगे? तो अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला और ऐसा व्यक्ति जो राज नियम द्वारा अयोग्य घोषित होगा। तो ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य माने जाएंगे। सामान्य रूप से सामान्यतः राज नियम द्वारा यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य है, और यदि कोई व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य होने के आधार पर अपने दायित्वों से मुक्ति का दावा करता है तो उसी को ऐसी अयोग्यता प्रमाणित करनी होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हु इज़ ए माइनर। अवयस्क कौन है? अवयस्क किसे कहेंगे? इसका अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 3 भारत में निवास करने वाला वह व्यक्ति अवयस्क माना जाता है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। भारत में निवास करने वाला वह व्यक्ति वयस्क माना जाता है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। लेकिन नियम में दो अपवाद है, अर्थात दो ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें एक व्यक्ति की 21 वर्ष पूरी करने पर ही वयस्क माना जाएगा। नंबर फर्स्ट तो बात आती है यदि किसी न्यायालय द्वारा अवयस्क के लिए न्यायालय द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है, उसकी संपत्ति संरक्षकों के न्यायालय के निरीक्षण में हो। तो ऐसी विधि के अनुसार एक व्यक्ति 21 वर्ष पूरा करने पर ही वयस्क कहलाता है। यद्यपि कानून की दृष्टि में अवयस्क अनुबंध करने के लिए अयोग्यता मानी जाती है। यद्यपि कानून की दृष्टि में अवयस्कता अनुबंध के लिए अयोग्यता मानी जाती है, लेकिन वास्तव में अवयस्कों के लिए यह बहुत बड़ा वरदान है। अवयस्क होने के कारण न्यायालय उसकी रक्षा करता है और उसको सब कुछ विशिष्ट सुविधाएं देता है। उदाहरण के लिए यदि हम सालमन की बात को देखें तो कानून अवयस्कों की रक्षा करता है, उसकी संपत्तियों और दायित्वों का बचाव करता है, वैधानिक कार्रवाई में उनके विलंब को क्षमा करता है और उनकी ओर से वैधानिक कार्रवाई में उनकी सहायता करता है। न्यायाधीश उनके वकील होते हैं और जूरी उनकी सेवक। कानून उनका संरक्षक होता है, इसलिए अवयस्क पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध में जो व्यक्ति अनुबंध करता है सारा दायित्व उसका हो जाता है, अवयस्क का कोई दायित्व नहीं होता है। अवयस्क के संबंध में वैधानिक स्थिति को यदि देखें तो अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है। यदि बात हम करें धारा 11 के अनुसार अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है।
इसके अनुसार यदि अनुबंध के अधीन एक व्यक्ति से कुछ धन प्राप्त किया जाता है तो वह उसे वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, लौटाने के लिए बाध्य नहीं है। इसके साथ अनुबंध द्वारा व्यस्क के ऊपर अव्यस्क के ऊपर कोई उत्तरदायित्व आता है तो उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण केस है मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष। विवाद में धर्मदास घोष एक अवयस्क था। उसने 20,000 रुपये ऋण प्राप्त करने के लिए कलकत्ता के एक व्यापारी ब्रह्मदास को मकान बंधक रखा। ब्रह्मदास का समस्त व्यवसाय उसके अटॉर्नी केदारनाथ द्वारा किया जाता था, जिसमें धर्मदास ने अव्यस्क की जानकारी करा दी थी। वादी ने बंधक पत्र लिखते समय अपने को वयस्क बताया था। इस आधार पर ही ब्रह्मदास ने ऋण दिया और वादी ने 10,500 प्राप्त किया। तत्पश्चात धर्मदास घोष ने अपनी माता को संरक्षिका बनाकर बंधक पत्र को निरस्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया। उसने यह तर्क दिया कि जिस समय बंधक पत्र निष्पादित उस समय वह अव्यस्क था। यहाँ पर न्यायाधीश ने वादी को तर्क स्वीकार करते हुए बंधक पत्र को निरस्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अनुबंध अव्यस्क के साथ था। नंबर सेकंड पॉइंट यदि देखा जाए, अव्यस्क के अनुबंध का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। चूँकि एक अव्यस्क के साथ किया गया अनुबंध प्रारंभ से ही पूर्ण रूप से व्यर्थ माना जाता है, अतः अव्यस्क द्वारा व्यस्कता की आयु प्राप्त करने पर भी अव्यस्कता की अवस्था में किए गए अनुबंधों के लिए कोई भी धनराशि वापस प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। अव्यस्क पर अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता। एक अव्यस्क सदैव अव्यस्तता का सहारा ले सकता है। उसके ऊपर अवरोध का सिद्धांत अर्थात चाहे अनुबंध करते समय उसने झूठी अर्थात अव्यस्तता की आयु बताकर अनुबंध कर लिया हो, तब भी यह सिद्ध करने के लिए नहीं रोका जा सकता कि अनुबंध करते समय वह अव्यस्क था। यदि वास्तव में वह अव्यस्क था तो उसके साथ किए गए अनुबंध में मान्यता नहीं होती। जीवन की आवश्यकता यद्यपि एक अव्यस्क अनुबंध करने के लिए अयोग्य था, लेकिन उसके बावजूद वह अपनी जीवन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अनुबंध कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति को एक अव्यस्क की अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति करता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अव्यस्क की संपत्ति में से यदि कोई है तो अपनी वस्तु के मूल्य पाने का अधिकारी हो सकता है। नेक्स्ट, अव्यस्क के लाभ के अनुबंध वैध होते हैं। एक यहाँ और महत्वपूर्ण बात है कि अव्यस्क के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है, लेकिन एक अव्यस्क को वचन ग्रहीता होने से नहीं रोका जा सकता। इसका मतलब यह हुआ है कि अव्यस्क अपने लाभ के लिए किए गए अनुबंध को परिवर्तनीय करा सकता है, लेकिन अनुबंध के अधीन उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक अव्यस्क के साथ किए गए अनुबंध के संबंध में अव्यस्क व्यक्ति अपने लाभ के लिए दावा कर सकता है, लेकिन हानि के संबंध में उसके ऊपर दावा नहीं किया जा सकता। अव्यस्क के संरक्षण द्वारा वैध अनुबंध, यदि अव्यस्क के संरक्षक के साथ अनुबंध किया जाता है तो यह वैध कहलाता है। अव्यस्क एजेंट के रूप में, एक अव्यस्क एजेंट के रूप में किए गए अनुबंध मान्य नहीं होगा। अव्यस्क साझेदार के रूप में भी किए गए अनुबंध मान्य नहीं किए जाएंगे। अव्यस्क अंशधारी के रूप में भी ये मान्य नहीं होंगे। विनिमय साध्य विलेय क्या है?
भारतीय विनिमय विलेख के अंतर्गत प्रतिज्ञा पत्र, चेक आदि उनका हस्तांतरण करा सकता है, उनका बेचान करा सकता है, उसके अन्य बाध्य होते हैं, लेकिन वह उत्तरदायी नहीं होता। अवयस्क के प्रति भू के संबंध में भी दायित्व नहीं होते। अवयस्क दिवालिया नहीं हो सकता। यदि अवयस्क के ऊपर कोई दायित्व हो जाता है तो वह दिवालिया घोषित नहीं हो सकता। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है। अवयस्क तथा दंडनीय अपराध। यदि अवयस्क कोई दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है या जानबूझकर किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो उसके लिए वह उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बनाड़ बनाम हैसिंग विवाद में एक अवयस्क ने एक घोड़ा चढ़ने के लिए कूदने के लिए नहीं उधार लेकर अपने साथी को दे दिया। अवयस्क के साथी ने उछल कूद कर घोड़े को मार डाला। न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अवयस्क क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। नंबर 2, अब बात आती है पॉइंट नंबर 2, अवयस्क मस्तिष्क वाले। अंडर सेक्शन 11 अनुबंध के पक्षकार स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, अर्थात वह अस्वस्थ मस्तिष्क न हो। यहाँ पर भारतीय अनुबंध नियम की धारा 12 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का समझा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की पूर्ण क्षमता रखता हो, साथ ही उसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता हो और वह चीज़ों को सही रूप से समझ सकता हो, वो शांत मस्तिष्क वाला हो और चीज़ों को समझने की क्षमता रखता हो। अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति उस दशा में माना जा सकता है यदि उसके अंदर कोई भी इस प्रकार का गुण नज़र न आता हो जिससे कि वो अस्वस्थ मस्तिष्क का लगे। सामान्यतः निम्नलिखित व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क के माने जाते हैं: पागल या उन्मत्त प्रकृति के। ऐसे व्यक्ति जिनका मस्तिष्क कभी तो स्वस्थ होता है, कभी कभी अस्वस्थ, तो उसे पागल या उन्मत्त व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ अनुबंध नहीं होते। पैदाइशी बेवकूफ़ या जन्मजात हो। ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही कम बुद्धि वाला हो, कम सोच समझने वाला हो, उसकी सोचने की क्षमता कम हो, वो मूर्ख हो, ऐसी किसी भी अवस्था में अनुबंध करने के योग्य नहीं माना जा सकते। हाँ, ये अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुबंध कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते। शराबी अथवा बेसुध व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो कि शराब के नशे में पूर्ण रूप से बेसुध होता है तो वह भी सामान्य स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं माना जाता और उसके साथ भी अनुबंध नहीं किए जाते। और लास्ट जो है वो राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो कानून की दृष्टि से किसी भी प्रकार के अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति माने जाते हैं, वो किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकते। अर्थात राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति जिन्हें कानून द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। इनमें नंबर 1, विदेशी शत्रु। ऐसे देश का नागरिक जो कि भारत का शत्रु देश है, जिसके साथ युद्ध छिड़ जाने की आशंका है, जो भारत के साथ शत्रुता का कार्य किया गया है, तो ऐसी दशा में
ऐसे देश के व्यक्ति के साथ किया गया अनुबंध मान्य नहीं होता है। विदेशी शासक, राजदूत या उसके प्रतिनिधि। उसी प्रकार से विदेशी शासक या राजदूत या विदेशी प्रतिनिधि के साथ विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ भी किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं हो सकता है। अपराधी या कैदी, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय देश के कानून के अंतर्गत भारत का अपराधी या कैदी हो तो उसके द्वारा उसके साथ भी कोई किसी प्रकार का अनुबंध नहीं हो सकता है। और दिवालिया, और फाइनली ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया होता है उसके साथ भी किसी प्रकार का अनुबंध नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, ये 3 प्रकार के व्यक्ति जिनके साथ अनुबंध नहीं किया जा सकता। विदेशी शत्रु में कौन कौन से आए वो हमने बता दिया। उससे पहले अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति वो कौन थे उसके बारे में बता दिया, और उससे पहले माइनर। तो 3 मेन व्यक्ति होते हैं जो अनुबंध के अयोग्य माने जाते हैं। उच्च पेशे वाले व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने उच्च पेशे का अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते, जैसे बैरिस्टर और चिकित्सक। बैरिस्टर, इंग्लैंड में बैरिस्टर का पेशा प्रतिष्ठापूर्ण समझा जाता है, अतः बैरिस्टर अपनी फीस के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। चिकित्सक, निगमित संस्थाएं एवं निगमन। विवाहित स्त्रियाँ, वयस्क विवाहित स्त्रियाँ स्त्री धन तक किसी प्रकार का अनुबंध कर सकती हैं। स्त्री धन से तात्पर्य ऐसे धन से है जो पत्नी के अपनी कमाई से हो या अपने पिता के घर से लाई हो, तो उस धन से यदि कोई अनुबंध किया है तो उसका मान्य हो सकता है, अन्य मान्य नहीं होगा। तो दो स्टूडेंट, ये आज हमने एक टॉपिक लिया अनुबंध करने की क्षमता, और इसका ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, अनुबंध करने की क्षमता से क्या आशय है, वे कौन से व्यक्ति हैं जो राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य हैं। What do you understand by the cabinet of contract? Who are the various persons declared to the incumbent by the law? तो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें डिस्कस कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।